नमस्कार। बेबाक बहस में आपका स्वागत है। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासत ने करवट लेनी शुरू कर दी है। बिहार में संसदीय लोकतंत्र का एक खास नज़ारा देखने को मिलता है। जहां जाति एक सच्चाई है तो धर्म की भी दुहाई है, वहीं विकास के नारे की भी खासी अहमियत है। खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर ने सारे विपक्ष को समेट दिया है, ऐसे में क्या बिहार की सियासत रंग दिखाती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति पर आधारित है आज की बेबाक बहस। बिहार में दूरियां नजदीकियां बनना शुरू हो गई हैं। सियासत की पहली सी मोहब्बत मुस्कुराने लगी है। नीतीश कुमार फिर गठबंधन के करीब नजर आने लगे हैं। उधर जेडीयू के साथ 5 साल सत्ता सुख भोग चुकी बीजेपी में जलन और कुनमुनाहट शुरू हो गई है। क्या है दावत इफ्तार की सियासत, या फिर सियासत की दावतों की क्या है मायने? देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार को पढ़ना आसान नहीं। पाक के माह रमजान में दिल से दिल कैसे मिल जाते हैं, इसकी मिसाल बिहार में देखने को मिल रही। खासकर जब दिल में सियासत हो और होठों पे मुस्कुराहट, तो हर एक बात के मायने निकाले जाते हैं। 24 घंटे में 2-2 बार इफ्तार के मौके पर सियासतदान इकट्ठे हों तो खबर नवीसों को सोचने के लिए मजबूर होना भी चाहिए, वो भी जब अदावत भुलाकर सियासत की दावत दी जा रही हो, और ऐसी दावत जिसमें बगावत की बू भी आ रही हो। बहरहाल नीतीश कुमार हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा की इफ्तार पार्टी में तशरीफ लाए तो कुछ पकने की महक आने लगी। माजी को भुला जब माझी से नीतीश गले मिले तो सियासी मौसम खुशगवार हो गया। सुनते हैं कि माझी ने भौजाई राबड़ी की तरफ से गठबंधन में आने की दावत दे डाली तो कुछ को हर तरफ हरा हरा नजर आने लगा। लेकिन कोई ये नहीं पढ़ पाया कि नीतीश क्या सोच रहे हैं, क्योंकि नीतीश को पढ़ना आसान नहीं। हम तो भाई एक आके पक्षधर हैं। हम तो चाह रहे थे कि ये क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर एक पार्टी बनावे, लेकिन अभी लोग इन्ने उन्ने घूम रहे हैं तो उसका हम नहीं बता सकते क्या बात है। माझी जी के लिए तो हमारा है कि माझी जी या कुशवाहा जी या सन्नप मलाह जी, आरजेडी सब लोग मिलकर एक पार्टी बनाइए। रीजनल पार्टियां एक पार्टी बना ले तो उसका वजन रहेगा। हम जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ सब लोग को एकजुट होना चाहिए। हम इस धारा के लोग हैं, हमारे हिसाब से तो एकजुट हो जाना चाहिए। सही ही कह रहे हैं रघुवंश बाबू। नीतीश जी को गठबंधन से जुड़ने में कहां कोई दिक्कत है। पिछले 24 घंटे में 2-2 बार माझी से मुलाकात के आखिर मानी क्या हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में भले ही बीजेपी नेताओं को न्योता न दिया हो, लेकिन उनकी नजर पूरी इस पर है कि जेडीयू अपने इफ्तार में न्योता किसको दे रहा है। पटना के हज मंजिल में सब बुलाए गए थे। गिरिराज सिंह भले ही केंद्र के मंत्री बना दिए गए हों, लेकिन यहाँ भी पट्टीदारी पूरी निभा रहे हैं। खट से ट्वीट किए कि कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पे फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म से हम पिछड़ क्यों जाते और दिखावा में आगे रहते हैं। बस इसी बात पर बवाल छिड़ गया। कोई जेडीयू नेता हिंदुत्व के मानी सिखाए तो कोई नीतीश जी के सेकुलरिज्म की दुहाई दिए। गिरिराज सिंह के बयान को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। गिरिराज सिंह हिंदुत्व के लाइन पर चलते हैं। हम लोग भी हिंदू में पैदा लिए हैं, लेकिन हम लोग टोपी भी पहनते हैं, टीका भी लगाते हैं। हम लोग वो नहीं कि ढोंग रचते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। समझ गए? ये लोग वही लोग व्यक्ति हैं जो ढोंग रचते हैं। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं दिखाने के लिए नहीं, लोग दिखाने के लिए करते हैं। नहीं, उनका ये वक्तव्य जो है वो कटाक्ष के रूप में है। हम छठ मैया भी मनाते हैं, हम कांवड़ियों के साथ भी रहते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम ईस्टर का भी त्यौहार मनाते हैं, और हम सिख संगत में भी बैठते हैं। वो गिरिराज सिंह जी तंग दिल हिंदू हैं और हम फिराक दिल हिंदू हैं। लेकिन नीतीश को पढ़ना इतना आसान नहीं है। जीवन भर सेकुलरिज्म की राजनीति किए हैं। बीजेपी के साथ रहकर भी उनकी धर्मनिरपेक्षता पर इत्तू सा भी दाग नहीं लगा। उनके साथियों का कहना है कि जेडीयू के एनडीए से रिश्ते मजबूत हैं।
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि वो नीतीश को अच्छे से समझते हैं। वो बीजेपी को चेता रहे हैं कि वो धोखा नंबर 2 खाने के लिए होशियार रहे। नीतीश जी से पूछ लिया जाए, वही बता पाएंगे। हमने एक लाइन में कहा कि धोखा नंबर 2 के लिए बीजेपी के लोग तैयार रहे। हमने बस कह दिया कि धोखा नंबर 2 के लिए लोग तैयार रहे, धोखा नंबर 2 के लिए लोग तैयार रहे। बहरहाल हो सकता है उपेंद्र जी नीतीश जी से अपना पुराना स्कोर सेट कर रहे हो, लेकिन इस सियासी खिचड़ी से कई सवाल खदबदाने लगे हैं। क्या नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त लालू यादव की पार्टी और महागठबंधन को उबारने साथ आएंगे? क्या जनता दलियों का पूरा कुनबा एक बार फिर इकट्ठा हो पाएगा? क्या बीजेपी एक कदम पीछे हटने की रणनीति पे काम करेगी, या फिर क्या ये भी पहले की तरह किसी सियासी चाल का हिस्सा है? क्योंकि सब जानते हैं कि अगर महागठबंधन के नेता दिल से सोच रहे हैं तो नीतीश जी दिमाग से सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को पढ़ना आसान नहीं है। अंशुमन त्रिपाठी, सूर्य समाचार। तो नीतीश कुमार को पढ़ना आसान नहीं है। बिहार की सियासत में क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के नेता संदीप द्विवेदी जी, जेडीयू प्रवक्ता मिथिलेश यादव जी, आरजेडी नेता अभिषेक यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार आरवी उपाध्याय जी। तो हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि ये क्या नीतीश कुमार को पढ़ना आसान है। इसको लेकर सबसे पहले मैं आरजेडी से ही मानना चाहता हूं कि इस बार भी आप दिल से काम ले रहे हैं या दिमाग से काम ले रहे हैं? अभिषेक जी। जी देखिए, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये विचारधारा की लड़ाई है। स्वाभाविक है, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने एक सौहार्द के मौके पर आग लगाने का काम किया ट्वीट बम छोड़ करके, तो इससे पूरे बिहार की जनता आहत है। पूरे चाहे कोई भी मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, आहत है। ये देश को तोड़ने की बात हमेशा करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं। और हमारी पार्टी है, चाहे हम एक कदम आगे बढ़ के बोलेंगे, नीतीश जी भी इस चीज़ में हम देखते हैं कि वो कई बार सेकुलर धारा को समझते हैं कि भाई किस तरह से बिहार में सौहार्द को बनाना चाहिए, किस तरह से हम अपने जो हमारे गंगा जमुना तहजीब है बिहार की उसको बचा के रखें। स्वाभाविक है भाई, अभी बोले हम छठ भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, हम देखिए गुरुद्वारे में लंगर भी लगवा रहे हैं पटना साहिब में। तो ये चीज़ हमारा ये तहजीब है बिहार का। आप उसमें तीली मार के या बवाल क्यों खड़ा करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? देश को सत्ता आपको जनता ने दिया है, ठीक है, आप काम करिए, आप रोजगार दीजिए, व्यापार बढ़ाइए। आप ये फालतू बातों में क्यों दिमाग लगा रहे हैं आप? नहीं यार, अभिषेक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मैं संदीप जी से कहूंगा, संदीप जी देखिए, आरजेडी नेता होके भी अभिषेक यादव जी आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। अभी भी बड़ भोले नेता जो आपके हैं केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, और जहां भी गठबंधन की राजनीति की बात होती है वहां पर एक आग लगाने का काम करते हैं, और ये फिर उन्होंने किया। संदीप जी, ये बड़ा स्वाभाविक बयान था क्या गिरिराज जी का, या इसको आपके केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सहमति मिली हुई थी? नहीं, देखिए, किसी व्यक्ति को क्या बयान देना है इसके लिए सहमत की एक जरूरत नहीं है। और नहीं संदीप जी, अभी 2 दिन पहले ही आपके केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह जी ने और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बड़बोलेपन के खिलाफ पर गंभीर रुख अपनाया था और वार्न किया था। उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, पहली चीज तो प्रधानमंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने जो कहा था, कहीं ना कहीं आज पूरे नेता उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और ये कटाक्ष सिवाय गिरिराज, देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप की बात आप क्यों नहीं करते तो हैं? अपने सहयोगी पे कटाक्ष कौन सा गठबंधन धर्म है जी? नहीं, देखिए, क्यों, क्या सहयोगी की अगर कोई कमी है तो आप क्या उसका विरोध नहीं करेंगे? तो आप शिवसेना जब आपके बारे में कहती तब आपको बहुत तकलीफ होती है? हमें तो कभी तकलीफ नहीं हुई, हम तो खुले, हमारी तरफ तो दरवाजे खुले हैं। आपको जाना है जाइए, आपको आना है आइए। हमने जदयू के इनके लिए भी, क्योंकि आप वहाँ बड़े भाई की भूमिका में हैं। नहीं, देखिए, राजनीति अब आप वहाँ पर बड़े भाई की भूमिका है महाराष्ट्र में। देखिए, आपने शिवसेना का लाभ ले लिया और इसी तरह आपने नीतीश कुमार का लाभ ले लिया। देखिए, ये तभी दोनों को एक-एक सीटें आपने एक-एक बर्थ ऑफर की है। नहीं, देखिए, ये जनता डिसाइड करती है। ये तो आपका रवैया जो है वो कहीं भी लोकतांत्रिक नहीं है। नहीं सर, देखिए, ये जनता डिसाइड करती है कि किसको बड़ा भाई कब बनाना है और किसको छोटा भाई कब बनाना है। दूसरी चीज, क्या उन्होंने गलत कहा? आप एक पिक्चर ट्वीट कर देते कि भाई हमने इस डेट में देखिए नवदुर्गा में फलाहार का आयोजन किया था और देखिए हमने इतने हजार लोगों को बुलाया था। आपके पास एग्जाम्पल था। दूसरी चीज, गठबंधन में आने की बात हो या जाने की बात हो,
क्या मोदी जी को आपने नेता नहीं माना? आप वही व्यक्ति हैं जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में आप कहते थे कि मोदी हमारे नेता नहीं, दुनिया भर के आपने आरोप प्रत्यारोप किए। और क्या 2019 में ऐसा हुआ कि आपको राजनीतिक मजबूरियां क्या आपकी ऐसी हुई कि मोदी जी की लीडरशिप में आपको चुनाव लड़ना पड़ा और आपको मानना पड़ा कि मोदी जी सर्वमान्य लीडर हैं? दूसरी चीज देखिए, गिरिराज सिंह जी के अगर बयानबाजी की बात करिए तो एक आलोचनात्मक वे में उन्होंने जो कहा, मैं सत प्रतिशत कहता हूं कि उनकी बयानबाजी सही है। आप क्यों जब नवदुर्गा होते हैं फलाहार का आयोजन नहीं करते? संदीप जी, ईद पे फलाहार करते हैं। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलगाववादी राजनीति भी आप कर रहे हैं। वही सांप्रदायिक राजनीति फिर के बीच पश्चिम बंगाल की तरह क्या बिहार में बोए जाने? सर, इसमें क्या विधानसभा चुनाव इसी हिंदूवादी राजनीति के तहत होना है? मतलब क्या बहुसंख्यक और आप उसमें बहुसंख्यक है तो इसका मतलब नवदुर्गा पर रोक लगा दी जाएगी? क्या बहुसंख्यक है तो जय श्री राम बोलना बंद कर दिया जाएगा? क्या बहुसंख्यक तो आप फलाहार का आयोजन नहीं करेंगे? बहुसंख्यक का मतलब यह नहीं कि तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए आप किसी को दबाते रहेंगे। सबका विश्वास के मायने ही बता दीजिए। तो इसमें सबका साथ, सबका विश्वास और क्या की बात नहीं की गई है? अगर सबका साथ और सबका विश्वास अगर ना मोदी जी ने साबित किया होता तो आज इस देश का मुस्लिम और क्रिश्चियन और सिख या जो भी वर्ग है वो मोदी जी को वोट नहीं देते। 303 अकेले दम पे सीट लाने का मतलब है कि हर वर्ग, हर जात के व्यक्ति के बीच में मोदी जी ने विश्वास कैसे आया वो तो देश की जनता जानती है। इस बयान को मैं फिर वही चीज कहूंगा, इसमें राजनीतिक रंग देने की बात नहीं है। जो पार्टियां इफ्तार का आयोजन कर रही हैं उन्हें नवदुर्गा में फलाहार का भी आयोजन करिए और वो कह देना कि नवदुर्गा आएंगे हम फलाहार करेंगे, हम कन्या पूजन करेंगे। इसमें क्या गलत है? आपके इस बयान को हाई कमान की तरफ से अनुमति है? मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, देखिए, अगर कोई कि किस तरीके की सर्वधर्म संभाव की बात कर रहा है आपका केंद्रीय नेतृत्व, तो मैं ये जानना चाहता हूं आप जो कह रहे हैं क्या इसको वहां से सहमति मिल चुकी इस बयान के लिए? क्या इस बयान में सर्वधर्म के सम्मान की बात नहीं की गई है? क्या नीतीश कुमार जी से नहीं कहा गया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं, आप क्यों फलाहार का आयोजन नहीं करते हैं? क्षमा कीजिए, मैं मिथिलेश जी से पूछता हूं जो जेडीयू के यहाँ प्रवक्ता है, मिथिलेश यादव जी। मिथिलेश जी, अब आप देखिए, संदीप द्विवेदी जो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं और उसी तरीके से गिरिराज सिंह, दोनों एक मत हैं और दोनों इस तरीके के बयान को लेकर के आपत्ति जता रहे हैं, मतलब सही मान रहे हैं और आपके उस पर आलोचना को पर आपत्ति जता रहे हैं। क्या कहना है आपका? अरे भाई देखिए ना, गिरिराज जी की जो कथनी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, उनकी जो कुछ दिन पहले बयान आई है और आज गिरिराज जी बोल रहे हैं, ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं, तो हमको तो लगता है कि इनकी मंशा साफ नहीं है। ये चाहते हैं कि देश को कैसे तोड़ें, देश को कैसे हम जो है एक धर्म का आधारित बांटें और ईद का मुहूर्त पर इस तरीका का बयान देने का क्या मतलब है? जबकि नीतीश जी सारी चीज़ें आप जो भी है, चाहे वो हिंदू धर्म का जितने भी त्यौहार है, छठ पूजा है या जो अभी नवदुर्गा या जो भी पाठ है वो स्वयं अपने घर में करते हैं। सवाल उठता है कि इस तरीका का बयानबाजी क्या मतलब है, क्या समझते हैं? आखिर में देने का क्या मतलब है? पूरी षड्यंत्र साजिश के तहत इस तरीका का बयान इन लोगों ने देने का काम किया है। मिथिलेश जी, मैं आपसे भी यहाँ पे थोड़ा सहमत होने में मुझे संकोच हो रहा है, क्योंकि अभी हम आपको वो बयान सुनवाते हैं कि जिसको लेकर के नीतीश जी भी अभी स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया कि नीतीश कुमार जी को पढ़ना आसान नहीं। आइए देखते हैं कि उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहा और उन्हीं के साथ सुशील मोदी जी ने क्या कहा इस गिरिराज सिंह के बयान पर। सबके लिए न करता है ताकि आप लोग न्यूज बनाइए। देखिए, गिरिराज जी ने क्या ट्वीट किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो आप बता रहे हैं तो मैं इतना कह दूं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मैं इफ्तार का भी आयोजन करता हूं और होली मिलन का भी कार्यक्रम करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के एक अणे मार्ग में हर साल खरना का भी आयोजन होता है। हम इफ्तार भी करते हैं, फलाहार भी करते हैं, नया वर्ष भी बनाते हैं और खरना में भी भाग लेते हैं। और जो लोग तंज कस रहे हैं वो न तो होली का भोज देते हैं, इफ्तार तो दूर की बात है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं इफ्तार भी करता हूँ। 25 साल से मैं इफ्तार कर रहा हूँ।
तो संदीप जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप गिरिराज जी के पाले में खड़े हैं या सुशील मोदी जी के? किसका सर्वधर्म संभाव, किसका सबका साथ सबका विश्वास में आप विश्वास करते हैं? संदीप जी थोड़ा स्पष्ट करें। अब आप इस मतिभ्रम की स्थिति से निकले, स्पष्टता की राजनीति करें। देखिए, इसमें मतिभ्रम बिल्कुल नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं एक जनरल सी बात कही गई है कि अगर आप इफ्तार का आयोजन कर सकते हैं, दोनों में फलाहार फर्क का भी बता आयोजन करिए। दीजिए, गिरिराज जी के बयान में और सुशील मोदी जी के राजनीतिक बयान में क्या फर्क है, इतना बता नहीं, दीजिए। देखिए, दोनों का बयान अपनी जगह 100% सही दोनों है। सही। सुशील मोदी जी ने जो वो करते हैं वो उन्होंने बताया, हमारी पार्टी के कई नेता इफ्तार करते हैं, लेकिन वो नवदुर्गा में फलाहार भी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो फलाहार को छोड़ देते हो या होली मिलन को छोड़ देते हो। भाई, नीतीश जी को अगर लगता है कि अगर हमने कुछ गलत किया है, आपके लिए 2 मिनट का काम था, कोई भी फोटो आप ट्वीट कर देते कि देखिए हमने हिंदू नहीं, करने का क्या मतलब है भाई? इसका ये ट्वीट ट्वीट करने का सीधा क्या मतलब है कि आप बहुसंख्यक ये को तो जानबूझ केवल के मीडिया उनको में दबाने की बने कोशिश रहने कर के रहे लिए हैं। आप सारी तुष्टीकरण की शरीयत राजनीति के की लिए गई जानबूझ के है। आप इफ्तार का हम आयोजन मीडिया नहीं, में मतलब कैसे क्या बने रहे? असली हिंदू बनने का ये षड्यंत्र है। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? हम देखिए, हम ये क्या- सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है कि दुर्गा कौन या- हिंदू नहीं, है आप- और मुस्लिम आप है, जो इस लेकिन तरीका आपका का तुष्टीकरण बयान का का रवैया समर्थन कहीं ना करते कहीं हैं। दर्शाता क्या है मतलब कि आप है? कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ नहीं, भेदभाव इस करते तरीका हैं। का आप जो है ट्वीट का जो है आप समर्थन आप करते हैं भेदभाव गिरिराज करते हैं, जी की इसलिए बात हमने है। कहा, हमने तो भेदभाव? जनता को बताने कौन सा की कोशिश भेदभाव? की है कि देखिए अभी आपका यही सुशील नेता कुमार है मोदी जी जो बोले, भेदभाव अभी की राजनीति अभी करता है, और जो सुशील धर्म की क्या बात बोले? नहीं करता है। नहीं, सुशील कुमार मोदी सुशील मोदी तुष्टीकरण के लिए नहीं गए इफ्तार में। कह रहा है 25 साल से मैं सुशील इफ्तार मोदी कर रहा हूं। तुष्टीकरण नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके पार्टी में है। वो तो नवदुर्गा में फलाहार का भी आयोजन नहीं, करते तो हैं, वो क्या- तो होली मिलन का भी आयोजन करते हैं। आज हम सिख आप धर्म क्यों का आप जो है इतना बड़ा आयोजन किया गुरु संदीप गोविंद जी, सिंह जी का। संदीप जी, हम आप तो खुद सभी फंस धर्मों गए। को, चाहे आप- बौद्ध धर्म हो या सभी तमाम धर्मों को आपके हम लोग लिए- सम्मानित करते हैं, देखिए, लेकिन आप केवल षड्यंत्र आप करके कितने बांटना आपने चाहते कितने हैं। फलाहार के आयोजन किया आप हमें बता इतना दीजिए। फलाहार आप का एक भी आयोजन- बता दीजिए आपने कन्या संदीप पूजन जी, का आज प्रोग्राम फलाहार किया का हो। आयोजन आप कहाँ किए? संदीप जो जी, बता दीजिए। क्या बात करते हैं, हमारे अधिकांश नेता करते हमारे हैं। योगी सभी- जी ने और मोदी जी ने तो पूरी- खुलेआम दिखाए हैं इस तरह के प्रोग्राम्स हम को। लोग का देखिए, जो है फलाहार कोई दिखावा नहीं करते, हम लोग तो घर नहीं, घर दिखावा के लिए सिर्फ हम नहीं, लोग दिखावा घर के घर लिए में सिर्फ करते इफ्तार हैं। है। दिखावा और- सिर्फ इफ्तार और का किया गिरिराज जाएगा, जी को बाकी ये सब जो जो भी है- प्रोग्राम है घर में 2 लोगों के बीच में हो जाएंगे, किसी ये हिंदू जो को है- इनवाइट नहीं किया ये जो जाएगा, है, आप किसी लोग बाहरी का व्यक्ति को इनवाइट पूरी- नहीं किया जाएगा। पूरी षड्यंत्र के तहत इस तरीका का नहीं, मतलब षड्यंत्र ये नहीं है कि इफ्तार का जानबूझ के पब्लिसिटी करवाई जाए और बकाया धर्म चुपचाप दबा दिए जाए कि कहीं मुस्लिम नाराज ना हो जाए कि अरे भाई ये तो फलाहार का भी आयोजन कर रहे हैं, अरे भाई ये तो होली में भी जा रहे हैं। आपको क्या पता है कि फलाहार का आयोजन हम करते हैं कि नहीं करते? भाई हमें ईद का कैसे पता चल गया? फलाहार का भी हम पता करते करवा फलाहार देंगे। भी हम नहीं, करते आपने हैं। जानबूझ मिथिलेश बड़ा जी, आयोजन मिथिलेश कितने जी, बड़ा किया वही तो हम जानना मिथिलेश चाह जी, रहे हैं। पूजा आज हमारे- आज तक क्यों हमें मिथिलेश पता नहीं जी, चला कि आपने फलाहार छठ का पूजा आयोजन का किया है? आयोजन- मिथिलेश जी, मैं शुरू मिथिलेश जी आपसे एक प्रार्थना है कि जिस विकासवादी राजनीति को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो फिर वही हिंदू मुसलमान की तरह जा रही है, बांटने की जो षड्यंत्र है बुनियादी जरूर मुद्दों से राजनीति को हटाती और बहस को हटाती। आज हम बुनियादी मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरवी उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, ये एक बड़ा अजीब सा अंतर्विरोध नहीं नजर आता कि जहां आवश्यकता होती वहां पर वो तुष्टीकरण नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वहीं पे जनता दल यूनाइटेड के लिए भी उनकी सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता में बदल जाती है। आज तक उन नीतीश की धर्मनिरपेक्षता पे इत्तू सा भी दाग नहीं लगा है। क्या सोचना है आपका? ये राजनीति के रंग जो है बिहार में नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अपने अपने तरीके से परिभाषित सभी राष्ट्रीय पार्टियां और सभी राष्ट्रीय दल या जो भी राजनीतिक लोग हैं वो करते हैं, लेकिन देखिए एक बात आपको सोचनी होगी, जो आज जिस चश्मे से नीतीश जी देख रहे हैं, जब इन्होंने भी समझौता किया बीजेपी के साथ और सत्ता का सुख लिया, तब वो चश्मा कहाँ था? आज अपने तरीके से आपको नज़र आ रहा है। अभी पूरा आपने देखा होगा लोकसभा का इलेक्शन अभी मोदी जी के चेहरे पर इन्होंने लड़ा, तो वो कहीं ना कहीं आहत थे। उन्हें ये लग रहा था कि भी मैं कहीं एक सेकेंडरी वो हो गया हूँ और मेरे से बड़ा कद, जबकि अभी डीएनए खराब की बात थी तो वहाँ अभी आप मन साझा नहीं करते थे एक उस पर आके, और फिर आपको ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि आपको बीजेपी में सब कुछ अच्छा लगने लगा और बीजेपी के साथ आपने सत्ता का सुख लिया। देखिए, परिभाषित आप करें, लेकिन जनता भी उन सब चीज़ों को समझती है। न किसी को इफ्तार पार्टी से लेना देना है, न फलाहार से लेना देना है, न हिंदू से लेना देना है, न मुस्लिम से लेना देना है। हर राजनीतिक पर्सन अपनी अपनी एक्चुअली वोट साधने के चक्कर में है। देखिए, नीतीश जी ये चाहते हैं कि भी मुस्लिम वोट मेरे से अलग न जाए, बीजेपी के साथ भी मुझे मिलता रहे, तो जहाँ जरूरत पड़ी वो बीजेपी के साथ ले लिया। जब जरूरत पड़ती है आप अपने तरीके से कहीं ना कहीं दाएं बाएं टर्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भी तुष्टीकरण क्या बात है। हमारे एक चीज़ और सोचनी होगी आपको
कि देखिए सर्वधर्म समभाव क्या इसी में है कि हिंदू धर्म की बात न की जाए? अगर सर्वधर्म समभाव को इससे ठेस लगती है तो फिर सर्वधर्म कहाँ रह गया? सर्वधर्म में सभी धर्मों की इज्जत करिए, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखिए मत सम्मत विचार अपना अपना हो सकता है। भी गिरिराज सिंह का अपना विचार है, वो ये मानते हैं कि जिस तरह से आप रोजा इफ्तार करते हैं उस तरीके से वे हिंदुओं के लिए भी आयोजन करिए, क्यों नहीं करते हैं आप? उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। आप अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं कि भी हम गंगा जमुनी तहजीब बचाना चाहते हैं। जब आपने बीजेपी से समझौता किया तब कैसे आप भूल गए कि गंगा जमुनी तहजीब नहीं बच सकती? यहाँ पर यहाँ इनका अपना एक, देखिए बीजेपी जो भी है लेकिन उसका अपने स्टैंड तो क्लियर है कि वो बात करती है तो एक तरफ खड़े होकर करती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां का हुए सबकी ये हालत है कि वो दोनों हाथ में लड्डू चाहती हैं। मनीष जी, मैं यहाँ पर मनीष जी से एक मिनट पूछना चाहूंगा। उपाध्याय जी, आपने हमारा हमें एक दिशा दिखाई और ये सोचने की एक सही दिशा भी है सर्वधर्म संभाव के लिए कि हिंदू धर्म की सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वाह की चर्चा उठाना, चर्चा को लेकर वो नहीं है, समय को लेकर के आपत्ति है। लेकिन मैं यहाँ पर मनीष गुप्ता जी से, जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से समय बदलते ही ये परिभाषाएं कैसे बदलती हैं? क्या आपको लगता है बिहार की राजनीति में के मद्देनज़र ये जो बहस छेड़ी जा रही है ये कहती क्या है? नीतीश कुमार को क्या पढ़ने में कुछ कामयाब हुए हैं? देखिए, अपनी स्थिति कमजोर होने पर भी आप अच्छे से अच्छा कैसे नेगोशिएट करें, कैसे मोल भाव करके अपने लिए ज़्यादा लाभ और लाभ के पद ले लें, अगर आपको आज के परिदृश्य में सीखना हो तो नीतीश बाबू से सीखें। देखिए, वो मन से एनडीए के साथ जुड़े हैं और वो ये भी चाहते कि मुझे कैबिनेट पद जो मुझे एक मिल रहा था मैं ना लूं, ताकि इस चक्कर में कोई मेरी पार्टी में, जो मेरी क्षेत्रीय पार्टी में मेरे बराबर का या मेरे से बड़े कद का कोई नेता खड़ा ना हो जाए। तो उसको उन्होंने जो सोनिया गांधी का त्याग था, ठीक उसी तरीके का त्याग नीतीश बाबू ने कर दिया, जिसमें उन्होंने एक पद इसलिए छोड़ दिया कि बदले में कोई दूसरा पोल ना पार्टी में खड़ा हो जाए, क्योंकि शरद जी जा चुके हैं, अब पार्टी पर इनका एक छत्र कंट्रोल है। और बदले में वो भारतीय जनता पार्टी से इस आशय में छोटे छोटे कई आम ले लें जिससे कि हमें फल गिनती में ज़्यादा मिले और मैं ज़्यादा फल गिनतियों में बांट पाऊँ। एक आदमी दो आदमी को केंद्र में संतुष्ट करके अपने लिए समस्या खड़ी करने से बेटर है छोटे के 5-6 केस ले लूँ। अब इस को नेगोशिएट करने के लिए उन्होंने इस इफ्तार पार्टी का दिखावा किया, जिससे कि भारतीय नेताओं को चिंता बढ़े। तो यानी मनीष जी, आपका मानना है कि ये जो इफ्तार पार्टियों में जो शिरकत थी ये सिर्फ मोल भाव, मोदी जी से मोल भाव बढ़ाने के मकसद से की गई थी? देखिए, जिसका अंततः कहीं कोई लक्ष्य नहीं है, ये बाकी सारी कयासबाजी है। देखिए, मेरे विचार में तो निश्चित रूप से इसमें इसके कई एंगल होते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से जो ट्वीट किया और जिस तरीके से जो है इसके नीतीश कुमार की पार्टी के जो रिएक्शन रहे हैं, वो वहां के लोकल बैलेंस को बैलेंस बनाने के लिए रखा गया है। आप समझिए, गिरिराज सिंह अगर कोई इस तरीके के जो विवादित बयान देते हैं तो पार्टी में इनको कंसेंट ना हो तो ऐसे बयान दे देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, संदीप जी भी वही बयान दे रहे थे, एक व्यक्ति इस तरीके से रखा जाता है कि आप जो मर्जी बैटिंग करके आइए, बाकी हमारे बॉलर संभाल लेंगे। तो इनको बैटिंग करने के लिए रखा गया है। जिस मुद्दे पर पार्टी ऑफिशियली ना बोल सके, अनऑफिशियल बोल के जो पार्टी का मन है पर कह नहीं सकते, वो बात को वो गिरिराज सिंह या इन जैसे बयानवीरों के तहत कहलवा देते हैं, जिससे अपनी बात भी पहुंच जाए। देखिए, नीतीश कुमार ने एक चाल चली इफ्तार, तो उसका जवाब आ गया ये नवरात्रों में फलाहार। तो ये लोकल लेवल पे बैलेंस चलता रहेगा कि ताकि कोई पार्टी एक दूसरे को कम ना समझे। तो एक डिस्कशन नीतीश कुमार जी का ये है कि लोकल नेताओं को टक्कर देते रहें। दूसरी इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अमित शाह से है कि मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, आप ऐसे करेंगे और मैं ऐसे करूंगा, ताकि राज्य में मेरा बैलेंस बना रहे। मुझे मुस्लिम वोट भी लेने हैं और उस बहाने से हमारी दोनों की ट्यूनिंग बनी रहेगी। अभी मुझे कोई कारण ऐसा नजर नहीं आता है जहां नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी या कांग्रेस से मिल जाएं। उनको सिवाय भ्रष्टाचार के और झंझटों में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसलिए आज के समय पे जो भी एक्सरसाइज हो रही है, ये सब इनका बनाया हुआ मजमा है
जो थोड़े दिनों में शांत हो जाएगा जी, जब मैं इनके ये- मतलब की चीजें एग्रीड हो जाएंगी। मनीष जी आपकी इस बात को मैं मिथिलेश जी से पूछना चाहूंगा, जो जेडीयू के हम प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। मिथिलेश जी, बड़ी गंभीर बात है ये, पश्चिम बंगाल में भी कुछ हद तक देखने में आई। आप दोनों ने मतलब भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने वहाँ सारे वोट और सारी महफिल लूट ली, बाकी वामपंथ से लेके कांग्रेस तक तो सब अंगूठा चूसते रह गए। क्या अब यहाँ भी कुछ उसी तरह की राजनीति के संकेत है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं बातें हैं। नहीं मिथिलेश जी, स्पष्ट आप रूप से- कितना पढ़ पाए अपने नेता को, ये बताइए। नीतीश कुमार को कितना पढ़ पाए? हमारे पास हमारे नेता का स्पष्ट करना है कि चंदन भी हम लगाते हैं और टोपी भी हम पहनते हैं। हमें किसी को दुख पहुंचा करके, किसी धर्मावलंबी को हम दुख पहुंचा करके किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करना चाहते। और जो हिंदू के सर्टिफिकेट लोग बांट रहे हैं, और वह बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस तरीका का वक्तव्य आना हम समझते हैं बड़ा दर्दनाक है। इस तरीका का वक्तव्य नहीं आना चाहिए। वो जानते हैं कि वो नवरात्रा भी करते हैं और बड़े बड़े आयोजन में, सभी धर्म में, सभी दुर्गा पूजा हो या जो भी पूजा, छठ पूजा हो, वो घाट पर भी जाते हैं, सभी मंदिर मस्जिद सब जगह वो जाते हैं। इस तरह का वक्तव्य आने क्या मतलब है? वक्तव्य देने का मतलब, जबकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक तरीका का जो वक्तव्य का उन्होंने रोज बंद कराया था कि नहीं, इस तरीका का हमारे नेता कोई वक्तव्य नहीं देंगे, लेकिन फिर भी दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? सवाल उठता है कि इस तरीका का वक्तव्य दे करके अपने आप को मजबूत करना है या किसी को नीचा दिखाने का प्रयास है, क्या है? क्यों दिया जा रहा है? मिथिलेश जी, आपकी बात सही है। प्रधानमंत्री और मिनिस्टर होम जो है इस तरीका का वक्तव्य, अमित शाह जी भी कहेंगे, लेकिन उसके बाद भी इस तरीका का वक्तव्य आता है। कहीं मिथिलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्तव्य को कब संजीदगी से लिया जाता है, किन मौकों पे लिया जाता है, और आगे कौन सी वो परिस्थितियां बन रही हैं जिनमें इस वक्तव्य को सीरियसली या गंभीरता से लिया जा रहा है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सियासत हो रही है इफ्तार की, इफ्तार के बहाने अदावत की और बगावत की, और इसी के बीच नीतीश कुमार जी की भी जो झलकियां, पुराने प्रेम जो उनका आरजेडी के प्रति रहा है, वो कहीं ना कहीं हिलोरे मारने लगता है। और हम हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के साथ गलभैयाँ शुरू कर देते हैं, जिसको लेके पूरे राजनीतिक क्षेत्र में कयासबाजी शुरू हो जाती। अभिषेक जी, आप आरजेडी के नेता हैं, आप पहले भी ये भोग चुके हैं। आज लालू यादव जी जेल में हैं, किन परिस्थितियों में जेल में हैं, और नीतीश जी ने भी अभी क्या बयान दिया था कि लालू जी अभी निकलने वाले नहीं हैं, है ना। उन सबको भूल कर आप कितना बड़ा दिल कर लेते हैं कि तेजस्वी यादव कोप भवन में पड़े हुए हैं और आप यहाँ लालू यादव, नीतीश कुमार को गठबंधन में लाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। देखिए, लालू जी फिर राजनीतिक कारणों से अंदर हैं और वो कोर्ट का फैसला है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जहाँ तक रहा बात तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी अपने तबीयत खराब की वजह से इलाज के लिए आए थे। तीसरी बात की मैं आपको जवाब देता हूँ, गठबंधन या राजनीति की बात है। देखिए, विचारधारा की लड़ाई है। जिस विचारधारा को ये भारतीय जनता पार्टी पनपा रही है, गिरिराज सिंह जैसे लोगों को छूट दे रही है, ये दोजम रवैया बोलते हैं इनको। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारे बयानबीर लोग जब तक 3-4 सुबह राष्ट्र के नाम संदेश न दे उनको चैन नहीं आता है। तो भाई चैन नहीं आता तो इन पर लगाम कसिए ना। आप क्यों ऐसे वक्त पे आप क्या देश में फिर दोबारा से सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ईद के मौके पर, अरे भाई, चाहे नीतीश कुमार की बात हो, चाहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव की बात हो या अन्य नेता की बात हो, बिहार में ईद भी मनाया जाता है, दिवाली भी बड़ी खुशी से, छठ भी मनाया जाता है। हम लोग छठ भी पूरा धूमधाम से मनाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हर जगह छठ मनाया जाता है। अभिषेक जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है आप दोनों में एक अलायंस से गठबंधन हो गया। मिथिलेश जी और आप दोनों मिलके एक ही बात कर रहे हैं। जेडीयू आरजेडी दोनों एक ही मुद्दा उठा रही है, दोनों मिलके संदीप जी का विरोध कर रहे हैं। अलायंस की बात की है। देखिए, क्योंकि आप अभी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, मैं मुद्दे की बात पूछ रहा हूँ, क्या दोबारा से आपके साथ फिर वही छल प्रपंच होना है? आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? देखिए, छल प्रपंच, हम लोग कोई छल प्रपंच में आने वाले नहीं है। जनता जिसने छल प्रपंच या आप मजबूर हैं? आज आपके सामने अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व का लड़ाई नहीं होती। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है
और राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। संभावनाएं तो हर बार देखिए, वादा खिलाफी संभावनाओं में का खेल बदली नहीं है, होता, बेवफाई में संभावनाओं का बदली खेल है। होता है। अंशुमान राजनीति जी में कोई बड़ी दोस्त और दुश्मन सावधानी नहीं से होता। उन्होंने चयन किया जीतन राम मांझी का, जो उनकी पार्टी के कभी विधायक होते थे। उन्होंने तेजस्वी को या आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह को नहीं कनेक्ट किया अपनी मंच बनाने के लिए। इसलिए उनकी इस चाल को बहुत सावधानी पूर्वक बीजेपी को मैसेज देने का काम समझा जाए, ताकि मुझे कैसे ज्यादा लाभ मिले। और ये ठीक है, राजनीति में अपने क्षेत्र की जनता का भला करना, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा सोचना क्या गुनाह है। तो अगर अपने कार्यकर्ताओं के लिए 4 मंत्री पद ले लें या 4 विकास निगमों के अध्यक्ष बना दें तो ये अच्छा है। और राजनीति ऐसी सुचिता की राजनीति अगर नीतीश जी करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है इसमें। मनीष जी, आपकी बात मुझे बहुत तार्किक नजर आ रही है और यही स्थिति है। उपाध्याय जी से पूछना चाहूंगा, उपाध्याय जी, जहां तक रहा धर्म कर्म का सवाल, वहां तक हम सहमत हैं आपके साथ। गांधीवादी धर्म दृष्टि से हम लोग भी प्रभावित हैं, लेकिन अब इस राजनीति का क्या करें? ये राजनीति जो सौदेबाजी की राजनीति है, या सही में विकास की राह पर जा रही है, या हिंदुत्व और मुसलमान की लड़ाई की तरफ जा रही है? अब उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस मामले में प्रकाश डालें। देखिए, ये सौहार्द, सेकुलर धारा, गंगा जमनी तहजीब, देखिए ये कब याद आते हैं? जब आप कहीं ना कहीं घिर जाते हैं तो आप इन सब की बात करते हैं, और जब आपको फायदा मिल रहा हो कहीं ना कहीं तो ना आपको सेकुलर धारा याद आती है, ना सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब याद आती है। भाई यही नीतीश जी हैं, इन्होंने ज़्यादा बार्गेनिंग की और लोकसभा की ज़्यादा सीटें ले ली बिहार के अंदर। तब जब आप बीजेपी के साथ आप कंफर्ट फील कर रहे थे, तब आपको ये सब चीज़ें सेकेंडरी लग रही थी। फर्स्ट आपको सत्ता में भागीदारी ज़्यादा मजबूती से नज़र आ रही थी। और हर पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ एक ही कामोवेश, मैं तो बार बार कहता हूँ कि देखिए, राजनीति का अपराधीकरण हुआ, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है। ये अलग बात है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ कहती हैं कि भाई ये जनता के हित में, या जैसे अभी कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले ली जाए तो प्रदेश के हित में, जनता के हित में है। वो जनता और प्रदेश के हित में है, जनता क्या जानती है, सब समझती है उन सब चीज़ों को, उनके लिए ज़रूरी है, या अभी आपकी पार्टी के लिए और आपकी पार्टी के नेताओं के लिए ज़रूरी है। और अपने तरीके से परिभाषित कर देंगे कि वो तो अभी उससे भला नहीं होने वाला है। जनता भी अब इन सब चीज़ों को समझने लगी है। देखिए, हम कहते हैं दुख पहुंचाकर हम राजनीति नहीं करना चाहते, एक तरफ बीजेपी को गले लगाना चाहते हैं। देखिए, जो एक मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो जो भी बीजेपी को गले लगाता है उन्हें दुख पहुंचता है, तो आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें हाथ में। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी में कम से कम ये तो है कि वो हिंदुत्व की धारा पर बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहती है और उसी पर लड़ती है, उसका विजन बड़ा क्लियर है। जबकि बाकी कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी जब इलेक्शन आएगा तो मंदिर भी जाएंगे, जनेऊ भी दिखाएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन चला गया तो फिर हम तुष्टीकरण की राजनीति पे आएंगे। देखिए, वोटिंग पैटर्न मिथिलेश जी, उपाध्याय जी भी जैसे कह रहे हैं कि मौका परस्ती की राजनीति के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को पूरे देश की राजनीति में एक अलग पहचान मिली है। क्या कहना है आपका मिथिलेश जी? कोई मौका परस्ती नहीं। अभी संदीप जी भी एकदम साफ सुथरा है, सेकुलर और समाजवादी विचारधारा से हम लोग जो है सरकार में आए हैं, और विचारधारा हमारी आदरणीय नेता नीतीश जी का स्पष्ट है। हम सब संभाव से, सभी धर्म, सभी जाति, सभी व्यवस्था से हम लोग एक साथ चलने का संकल्पित तो आपने है। भारतीय जनता पार्टी के और विधायक को क्यों नहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया? अगर आप बहुत जनता पार्टी बहुत उदार हैं और बहुत नहीं, कोटा अगर होता उनका, हम तो पहले ही बना चुके हैं। यही पॉइंट है, कोटा था ना, हम तो पहले बना चुके थे। मैसेज ये दिया कि अगर वो बीजेपी को शामिल नहीं किया, तो मैं जब इनका कोटा था ही नहीं बीजेपी का। यही तो पॉइंट है। अगर कोटा उनका होता तो मैं उनको बनाता। और सुशील मोदी जी से पूछा गया, ऐसी बातें नहीं है, तो कहें कि ठीक है, आपका कोटा जो है अपना बनाइए। इसलिए हम लोग उसमें कोई ये नहीं किए हैं। नहीं तो हम जब आपको सेंट्रल में कोटा देते हैं तो उसमें नाराजगी सेंट्रल में कोटा, अगर स्टेट का कोटा आप ठेकेदार है तो हमारे सेंट्रल के कोटे में भी आप इंटरफेयर मत करिए। आप जो है आपका ये सेक्युलरिज्म, जब आप लोकसभा में हमारे साथ आ जाते हैं तो किस खूंटी पर टांग देते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ कि आपने उतार के फिर पहन लिया। नहीं, आप सिंबॉलिक देना चाहते हैं। नहीं, हमने सिर्फ इस बात पे उंगली उठाई कि आप इफ्तार का आयोजन करते हैं, आप नौदुर्गा में क्यों फलाहार नहीं करते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई। और आप खुलेआम जो तुष्टीकरण का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग कभी भी उस पर हम लोग कोई विरोध नहीं किया है। सिंबॉलिक देना चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते।
नहीं संदीप जी, वैसे आपने भी गलत किया। गलती तो पहले आप ही ने की। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग हो रही थी, आपने एक सीट देके नीचा दिखाया, क्योंकि इन्होंने लोकसभा सीटों की पहले हार्ड बार्गेनिंग, कड़ी सौदेबाजी की थी, तो उसका बदला लेना, प्रतिशोध लेने की अभी आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जी की स्वतंत्रता है, वो ये स्वतंत्रता क्या प्रतिशोध लेने के लिए है? संदीप जी ये तो गठबंधन धर्म देखिए कहीं ना कहीं आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। 200 पर अगर आप रहते तब कहां जाते? तो हम रहते ही क्यों भाई? हम आपकी तरह हवाबाजी में तो राजनीति नहीं करते। हवाबाजी में आपने रहते लालू के साथ, है आप क्यों लोकसभा में हमारे पास आए? नहीं, आपने क्यों उनकी पार्टी को छोड़ा? कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक मजबूरियां थी। हमने तो नहीं कहा कि आप मोदी जी को नेता मारिए। आपने क्यों मोदी जी को नेता मारा? इसके पहले आप लोग नहीं, 2014 में तो आप मोदी जी के खिलाफ इतना बोल रहे थे। 2019 में क्या हुआ कि आपको नेताजी मानना पड़ा? देखिए कहीं ना कहीं आपकी जमीन खिसकी थी। आपको लगा था कि अगर हमें अपनी राजनीति बचानी है तो मोदी जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और मोदी जी के नाम को कैश करवाना पड़ेगा। और आपकी जो सीटें आई हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी जी के नाम का भी है। इस देश में 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था, टोटली कहीं ना कहीं मोदी ब्रांड के नाम पे था और उसका डायरेक्ट जमीन पे ये दिखा भी है। बहुत से वोटर्स ने खुलेआम कहा कि हमें कैंडिडेट पसंद नहीं, हम तो मोदी जी की वजह से वोट दे रहे हैं। वोटर ये भी कहा, आप शायद क्षेत्र में गए होंगे या नहीं गए होंगे, लेकिन हम लोगों ने जो क्षेत्र में करीब 300-350 गांव का हम लोग दौरा किए, तो वहां पर सीधा था कि नीतीश जी का विकास है तो के लिए हम लोग जो है वोट इस बार देंगे। नहीं, उस वोटर से आपने पूछा था जब आपने यहाँ से जाके जब आपने विरोध किया था कि केंद्र में नेतृत्व में हमें कम मंत्री पद मिले हैं, हम बिहार में परिवर्तन आई है। आज जिस टाइप का मूवमेंट क्रिएट हुआ है, क्या आप जनता से पूछते हैं कि भैया हमें फलाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें भी 1000 हिंदुओं को बुलाना चाहिए। सिर्फ 1000 मुस्लिमों को बुला के आप इफ्तार करके बस अपना राजनीतिक बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। देखिए तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इफ्तार करेंगे तो फलाहार भी करना पड़ेगा। फलाहार तो हम करते हैं, आप दोनों को बंद करिए। बर्थ भी जितनी दी जाए उतनी लेनी पड़ेगी। कार्यालय में कन्या पूजन से लेके फलाहार तक ठोक के करते हैं। हम आपकी तरह ध्रुवीकरण की राजनीति, हम आपकी तरह हिंदू फेस्टिवल घर में उसके नहीं मनाते, हम खुलेआम मनाते हैं। आज योगी जी की आप बात करते हैं, हिंदुत्व का आप लोग उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। जितना मुस्लिम योगी जी के साथ खड़ा है उतना नीतीश जी के साथ नहीं खड़ा होगा। आप पूछिए, देखिए जाके गोरखपुर में चंदन भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, लेकिन चंदन के अंदर रहता है और टोपी के बाहर रहती है। यही आपको शैली छोड़नी पड़ेगी। अगर चंदन लगाते हैं तो समाज में सबके सामने चंदन लगा के निकलना पड़ेगा। सामने लगा के मिथिलेश जी, अब आपको भारतीय जनता, एक मिनट रुकिए सर, ये जो भाजपा के प्रवक्ता है या भाजपा के नेता किस तरह से तुष्टीकरण की बात लग रहा है, ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, इस देश में मुस्लिम भी, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये तो सवर्णों का भी नहीं है। 10% का विरोध कर रहे थे, आज समझ में आ गया क्या हुआ। अरे इतने बड़े नेता थे तो क्यों आज बिहार से साफ हो गया? साफ नहीं हुए। ये राजनीतिक दुकानें आज बंद होने की कगार पे हैं। आपको जनता वोट नहीं दिया है, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी। अब चाहे लालू जी हो, चाहे तेजस्वी हो या कितने भी बड़े नेता हो, अगर तुष्टीकरण की राजनीति करोगे तो जनता ऐसे ही सबक सिखाएगी। जनता ने आपको बता दिया कि तुष्टीकरण राजनीति करने वालों की कैसे दुकानें बंद करनी है। शिवसेना क्या है? अरे जब भाई आपको गठबंधन नहीं करना था तो आप अकेले लड़ते ना बीजेपी। अरे हमारा वोट ले लिया, अभिषेक था, एक नेता था, बता दीजिए कौन नेता था आपका? सब लोगों ने वोट 44 दलों का एक नेता था, बता दीजिए कौन आपका नेता था? देश को गुमराह करके वोट लिया है, देश के नाम पे लोगों को गुमराह किया, पूरे राम के नाम पे गुमराह किया, अभिषेक जी के नाम पे गुमराह किया है, अभिषेक जी गुमराह करके काम करने के लिए दिया है, अभिषेक जी हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके 2 बार बन के जेल की हवा खानी पड़ती है। अभिषेक जी, रोजगार दीजिए, अभिषेक जी, ये संवाद जनता दल का है। चारा तक तो आप छोड़ नहीं पाए, आप बेचारे जानवरों का चारा तक तो खा के बैठ गए। अरे आपके बहुत सारे घोटालेबाज हैं। अरे सजा दे के दिखाइए, चैलेंज करते हैं घोटालेबाज है तो आप सजा दे के दिखाइए। मैं यहाँ पर मनीष जी से बात करना चाहूंगा। अभिषेक जी एक मिनट शांति रखें। अभिषेक जी, जो संवाद है और आज जो संवाद होना वो जेडीयू और बीजेपी के बीच होना, इन दोनों के बीच गिले शिकवे दूर होने, हो सकता है वो सकारात्मक दिशा में चले जाए, फिर से एनडीओ में सब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन मैं यहाँ मनीष जी से फिर पूछना चाहूंगा, मनीष जी क्या ये बताइए, आज जिस ऊंचे स्वर में, जिस अहंकार के साथ भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही जनता दल यूनाइटेड को, उस स्थिति में क्या आपको लगता है क्या इनका वो वोट बैंक है? क्या वहां पर जाति व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है बिहार में, जहां पर जाति और धर्म दोनों का बोलबाला है? आपका क्या मानना है?
आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, इस बात का पूरे देश में नीतीश कुमार जी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी राजनीति में परिवारवाद को और जातिवाद को बिल्कुल भी संरक्षण नहीं दिया। कहीं गाये बगाए किसी को इस तरह टिकट मिल गई वो अलग बात है। अगर ऐसी स्वच्छ राजनीति अगर नीतीश कुमार करते हैं तो बधाई के पात्र हैं। अब समस्या देश की ये है कि इसमें राष्ट्र, जाति, क्षेत्र, धर्म इतना घुला मिला है कि इन सबको अलग कर पाना आसान नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें दूसरों को अपने पालों में लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए धर्म की टोपी पहननी पड़ती है, जिसका नीतीश कुमार जी आज नहीं पिछले 20 साल से लगातार छौंक लगाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। तो धर्म का इस सब्जी में इस तरह हींग के मानंद छौंक लगाते हैं कि सब्जी का खुशबू दूर दूर तक फैले, यानी जिसको सब्जी नहीं भी मिल रही है उसको भी जलन होने लगे कि घर में कोई खुशबूदार सब्जी बनी है। तो यही एक ऐसा उन्होंने छौंक लगाया है जिससे बीजेपी को खांसी होने लगी है। और खांसी होने का नतीजा ये, जिसको सबसे नजदीक खांसी है वो है माननीय गिरिराज सिंह। उन्होंने अपना रिएक्शन तुरंत दे दिया है। देखिए, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो अभी इस पर कुछ भी बिना बोल रहा है, नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी अगले 2-3 महीने कुछ होने वाला नहीं है। तो लंबी प्लानिंग के साथ कोई नई बात होगी, संभवतः अपमानित करने जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना था और ना है, क्योंकि अपमानित करना राजनीति में गलत है। आप काम टिकट ना दो पर अपमानित करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्री पद ना दो लेकिन अपमानित ना करो। बिल्कुल अपमानित ना करो। प्रधानमंत्री के बगल में बैठने वाले, देखिए उन्होंने भी, देखिए नीतीश बाबू ने भी जब भी मंत्री पद नहीं लिया उन्होंने ये कहा हमारी नाराजगी है लेकिन हम एनडीए में रहेंगे, यानी हम नेगोशिएट करेंगे, आपको दूसरी खुशबू देंगे, लेकिन हम आपसे अलग नहीं होंगे। जिस दिन अलग होना होगा उस दिन सिर्फ ये अलग होने की बात करेंगे कि आज हम अलग हैं। लेकिन आज उन्होंने अलग होने की कोई बात नहीं करी है। इसका तात्कालिक अर्थ यह है कि अगले 2-4-6 महीने कुछ भी होने वाला नहीं है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, वो इस उम्मीद में है कैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूटे, हम किसी तरह लोगों को स्टूल दें ताकि वो चढ़ के कोई तोड़े और हमें माखन मिले, संभावना कम है। तो उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी अपेक्षाकृत उदारवादी चिंतक हैं, तो उपाध्याय जी से पूछना चाहूंगा, उपाध्याय जी ये जो राजनीति है बिहार की, ये सिर्फ मौका परस्ती की है, एक दूसरे से सौदेबाजी की है, या भविष्य की राजनीति की तरफ संकेत दे रही है? क्या वहां पे मोदी का विकास या नीतीश के विकास की लड़ाई होगी, या हिंदू और मुसलमान की और इफ्तार और उसकी नवरात्र की लड़ाई होगी? किस दिशा में जा रहा बिहार? देखिए, बिहार क्या कमोबेश पूरे देश के हालात आप एक जैसे हैं। जिसको जो जहां सूट करता है वो तत्कालिक लाभ के लिए गठबंधन, महागठबंधन और गले लगाना सब कुछ करने को तैयार रहता है, चाहे पीडीपी बीजेपी का गठबंधन रहा हो, चाहे शिवसेना, और आप देखेंगे कि बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र में रहा हो, हर जगह शिवसेना भी खूब पानी पी की कोसती रही। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि भी सत्ता में रहते हुए भी और अभी जो भी सत्ताधारी दल है उसको गालियां देते रहे। तो देखिए, ये हालात ऐसे ही नहीं है, इसमें अपना प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ, राजनीतिक दल हैं, अपने तरीके से उनको फिर परिभाषित करना शुरू कर देते हैं। देखिए, नीतीश जी को पता है कि बिहार की राजनीति में भी मुस्लिम जो वोट बैंक है उनके लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, और वो उसको किसी भी तरीके से अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने इतना बड़ा भव्य आयोजन और इस तरीके के उसे भी मीडिया में इस तरीके से हाईलाइट हुआ। उपाध्याय जी, क्या बीजेपी बगैर बैकवर्ड के, बगैर पिछड़े और दलितों के वहां पे मैदान मारने में कामयाब हो जाएगी सिर्फ मोदी जी के नाम पर? ऐसा लगता है क्या आपको आगामी चुनाव में विधानसभा के? देखिए, अभी तक जो दिख रहा है बिहार में, आपने देखा होगा कि पूरा जो लोकसभा का इलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर लड़ा गया। पूरे पोस्टर्स आप देखेंगे, बैनर्स देखेंगे, जो भी प्रचार था वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद ही एक बहुत बड़ा सहारा नीतीश जी को भी कहीं ना कहीं उभार के लाया। और जब जरूरत थी बीजेपी को जेडीयू की, तब देखिए उन्होंने ज़्यादा सीटें देकर अपनी जीती हुई सीटें भी दे दी गई जेडीयू को और उनसे समझौता किया। आज उनको लग रहा है प्रचंड बहुमत मिल रहा है और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश वो कर रहे हैं। देखिए, गिरिराज सिंह का बयान और ये दोनों चीज़ें कहने कि जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश है कि भी जनता किस चीज़ को और कहाँ कंफर्ट महसूस कर रही है, किस जोन में हमें और किस पिच पे जाके खेलना चाहिए, किस पिच पे जाके अभी विपक्ष को खिलाना चाहिए। तो वो अभी आंकलन है, धीरे धीरे ये और स्थितियां क्लियर होंगी। लेकिन इनको फिर मैं वही कहूँगा, किसी को न मुसलमान से मतलब है, न हिंदू से मतलब है, न इफ्तार से मतलब है, नवरात्र से नहीं मतलब है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वोट से मतलब है कि भी किस तरीके से ज़्यादा वोट हम अपनी झोली में डाल पाएँ और दूसरे को कहीं ना कहीं भी एक हाशिए पे हम ले जाके खड़ा करें। और देखिए,
जेडीयू अपनी कोशिश कर रही है, बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है। जिस तरह जेडीयू ने वो किया तो उन्होंने एक बयान दिलवा दिया, जबकि दोनों का कहीं कोई मैं नहीं समझता हूँ कि भी कहीं भी कोई तारतम्य जनता के साथ या जनता के हित में। और विकास कहाँ है, कौन विकास की बात कर रहा है? विकास की बात इलेक्शन के शुरुआत दौर में आप देखेंगे, ये मैनिफेस्टो में होगा, सब कुछ होगा, जो दिखेगा। लेकिन इलेक्शन आते आते चाहे बिहार हो चाहे पूरा देश हो, अभी 2019 का इलेक्शन देखिए, कोई विकास का मुद्दा नहीं था। वहाँ हिंदुत्व था, राष्ट्रवाद था, वहाँ पाकिस्तान था, वहाँ जवान था, सब कुछ था। न जनता थी न जनता के मुद्दे थे। बहुत बढ़िया। तो कहाँ है ये? अपने अपने तरीके से आप परिभाषित कर देंगे और अपने अपने तरीके से कोशिश करेंगे कि हम हमदर्द मुसलमानों के हैं, जबकि आप उन्हीं का गला दबाएंगे। वहाँ सबसे बड़ी समस्या उपाध्याय जी जो मुझे समझ में आ रही है, एक लोकतंत्र का, एक विपक्ष का भाव जो किसी सक्षम सबल लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है, और उसके नाम पर महागठबंधन की जो दुर्गति हुई है वो हमारे आपके सामने है। क्या करेंगे अभिषेक जी आप अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए, जहाँ पर खुद तेजस्वी यादव अभी सारी प्रमुख जो मेलजोल, राजनीतिक मेलजोल हो रहा है उससे दूर हैं? वहाँ पे तेज प्रताप जी बैठे हैं, राबड़ी जी बैठी हैं, और मांझी जी को बीच में मध्यस्थता करनी पड़ रही है। नीतीश जी मुस्कुरा के पतली गली से निकल लेते हैं। तो कैसे आप जिंदा कर पाएंगे अपने महागठबंधन को? जिंदा है सर, ऐसा मत बोलिए, हम लोग मरे आपकी नहीं। आवाज की तरह वो लग रहा है कि बस किसी तरह जिंदा है। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए, थोड़ा बुलंदी से बताइए, कैसे जिंदा है? हमारा संगठन कहाँ जिंदा है? कितने फीसदी वोट मिले आपको? मात्र कई जगह हम लोग 1500-1600 वोट से हारे हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत बोलिए कि खत्म हो गया, ये हो गया, नहीं। हम पूरे संगठन में हैं और ताकत में हैं, और बिहार में इसको 2020 में पूरा चुनौती देंगे, चुनौती देने के लिए तैयार है। और ये जहाँ तक गठबंधन की बात होती है, ये हर पार्टी अपना करती है। भाजपा भी 21 दलों के साथ आज गठबंधन करके आज जो भले अपने जो सहयोगियों को नीचा दिखाए, उनके आगे से थाली खींच ले, अब इनका है वो अपना समझे, लेकिन हम लोग पूरे बिहार में मुस्तैदी साल लड़ेंगे। अभी भी लड़े हैं, 2019 में लड़े, हार भी चलता रहता है। एक स्पष्ट बात कहूँ, वो प्रसंगवश यहाँ याद भी आ रही है, वो बहुत आवश्यक है। वंशवाद और पुत्र मोह जो कांग्रेस को ले डूबी, वही चीज आपको भी ले डूबी ना। नीतीश जी आपसे जुदा ही नहीं होते। एक बात बताइए, अगर आपने भतीजों को नेता बनाने और मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी नहीं दी होती तो जेडीयू आपसे कभी अलग नहीं होता। क्यों मिथिलेश जी? पासवान जी, चिराग पासवान जी, जब आपके पार्टी आपके सहयोगी हैं तब आपको वंशवाद नहीं दिखता, सिर्फ आरजेडी में वंशवाद दिखता है, कांग्रेस में पासवान जी की हैसियत क्या है? उनकी हैसियत क्यों नहीं भाई? आप बड़ी पार्टी हैं, आप छोटी पासवान जी तो मौसम वैज्ञानिक से रहे भाई। आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, भाई बेटा सब तुलना कैसे कर सकते हैं? आप या तो उसको हटाइए ना कि उसके बेटा आप ये बताइए, पुत्रमोह आपके पार्टी को ले डूबा कि नहीं? आप साफ बात करें। पासवान का है जा रहे महाराज, पासवान की तरह आपके पास मौसम जानने के हथियार नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वो छोड़ दीजिए। तो भाई ये दोजम रवैया है ना। आप जब एनडीए में हैं, आप भाजपा इतनी बड़ी पार्टी अच्छा बताइए, क्या आपको लगता है फिर से जय और वीरू की जोड़ी बन पाएगी? फिर से महागठबंधन में नीतीश और वो तो वक्त बताएगा जय वीरू की जोड़ी। तो कल क्या हुआ जब राबड़ी जी ने प्रस्ताव मांझी जी के माध्यम से दिया दावत, तो नीतीश जी मुस्कुरा के काहे रह गए? काहे बोलते काहे नहीं? ये एक तार्किक बात होती है, तार्किक बात होती है, और राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। लोग अपना एक सौहार्द का, देखिए सर, सौहार्द का टाइम होता है। संभावनाएं और अवसर में कोई फर्क है? अवसरवाद और संभावना में कोई फर्क है? ऐसा कटु वक्तव्य नहीं बोला जाता है, ये बड़ा पाक टाइम है। नहीं, राबड़ी जी ने समय समय पे नीतीश जी को बड़े कड़वे शब्द बोले, आपको भी याद है? मैं याद नहीं करना चाहता। का टाइम था भाई, इसमें क्या बोलते कि वो हमारे दुश्मन है, ऐसा नहीं है। जब वहाँ एक आप खुशी के माहौल में जुटते हैं तो स्वाभाविक है अच्छी बातें निकलती है, लोगों के मन से अच्छे बात होते हैं। आप लोग उसमें भी आप चाह रहे हैं कि लड़ाई की बात हो, किसी के लिए गलत बोले, ऐसा नहीं है। ये हम लोग का संस्कार, हमारी पार्टी का संस्कार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अभी ईद का मौका है, रमज़ान पाक का महीना, कल ईद आने वाला है, तो इसमें सब चीज़ खुश हो, बिहार में खुशहाली हो, ना कि कोई एक तितली बम छोड़ दे और उसमें सौहार्द बिगड़ जाए। लड़ाई केवल चुनावी माहौल में होती है दो भाइयों के बीच में, और इतनी होती है कि पार्टी को ले डूबती है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। आप परिवार संभाल कर नहीं चल पा रहे हैं आज दोनों भाई, और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम था कि आपकी पार्टी डूबी है। संदीप जी, आप लोगों के साथ समस्या ये, हर जगह एक साथ मोर्चे खोल देते हैं आप लोग, कुछ जगह पे गठबंधन धर्म को निभाइए। सर, गठबंधन धर्म अगर नहीं निभाया होता तो अपने कोटे से नीतीश जी को सीटें ना दी होती लोकसभा में।
शिवसेना वापस हमारे पास नहीं आई होती और हमने उन्हें ज्यादा सीटें ना दी होती। बहरहाल आज आपका आक्रोश बता रहा है कि नीतीश जी ने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए आज आप ज्यादा आक्रोशित हैं। मुझे लगता है गिरिराज सिंह से कम नहीं है। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता है। नीतीश जी अपने कहीं ना कहीं राजनीतिक पर पार्टी को बचाने के लिए अपने हिसाब से चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपराओं के हिसाब से चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे पंजाब में अकाली दल हो। समयाभाव की वजह से किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला, ये खुद पार्टी छोड़ के गए और खुद पार्टी में एनडीए में वापस आए। एनडीए में वापस आप बताइए भाजपा ने कब आपको निकाला एनडीए से बाहर? जो है एकदम पाक साफ बोल रहे हैं। अरे भाई समझिए थोड़ा। आप बताइए आप विधानसभा में क्यों बाहर गए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको कहा था कि आप बाहर जाइए? उसको भी एक ही दे रहे हैं। अरे नहीं देखिए आपको कहीं ना कहीं कौन सा पैमाना है जी, बता दीजिए ना। नहीं तो कौन सा पैमाना से आप दे रहे थे? मैं क्षमा चाहता हूँ साथियों से, मैं क्षमा चाहता हूँ समयाभाव की वजह से। नहीं जब आप लोकसभा में आ जाते हैं हम आपको ज्यादा सीटें देते हैं। ये कौन सा पैमाना था कि आपने अपने कोटे से भी सीटें दे दी? तब कह देते भाई अपने कोटे की सीटें कम कर दो। हम लोग जो है आपकी पैमाना को स्वीकार किया भाई, ठीक है। आप जनता का पैमाना है, आपके समझ से परे है अपना पैमाना। ठीक है, मैं अभी सभी साथियों को धन्यवाद कहूंगा। और जिस तरीके से लगता है बिहार की सियासत एक नई दिशा तलाश रही है, उसमें ऐसी स्थिति में मेरे साथ स्टूडियो मौजूद अपने सभी साथियों को धन्यवाद। उन जिन्हें लगता है कि नीतीश कुमार को पढ़ना आसान है उन्हें भी धन्यवाद, और जिन्हें लगता है कि नीतीश कुमार को पढ़ना आसान नहीं उन्हें भी। बहरहाल बिहार की राजनीति समावेशी होनी चाहिए, विकासपरक होनी चाहिए और बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ बेबाक बहस में आज सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत अंशुमान त्रिपाठी को। नमस्कार।